नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप संस्कृत पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देखने जा रहे हैं। संस्कृत पेडागोजी सीरीज की ये प्रमुख 9वीं वीडियो होने जा रही है। अगर आप संस्कृत के साथ साथ सीटेट में पूछे जाने वाले अन्य सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना और समझना चाहते हैं, इसके अलावा प्राइमरी और अपर प्राइमरी प्रीवियस ईयर पेपर के कंप्लीट सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, भाषा शिक्षणस्य प्रारंभिक वर्षेषु काचिन अध्यापिका स्वकक्षायाः प्रारंभः वृत्तकालं क्रियाएं करोति। यानी कि ये कहा जा रहा है कि कोई अध्यापिका भाषा शिक्षण के प्रारंभिक वर्षों में, यानी कि बच्चों को प्रारंभिक वर्षों में भाषा सिखाने के दौरान अपनी कक्षा में सर्किल टाइम, जिसे वृत्तकाल क्रिया कहा जाता है, स्टार्ट करती है। अब ये होता क्या है, तो सर्किल टाइम में क्या होता है कि बच्चे इस प्रकार से एक वृत्त में, गोले में इस प्रकार से चारों तरफ बैठे रहते हैं, ठीक है। और एक बच्चा कुछ रुमाल, कपड़ा या फिर कोई भी चीज़ लेकर के इस तरीके से गोले के चारों तरफ दौड़ता रहता है, और वो रुमाल या फिर कपड़ा किसी भी बच्चे के पास वो डाल करके और अपने जगह पर जा करके बैठ जाएगा। उससे होगा क्या कि जिस भी कपड़े पर वो डाला गया है, जिस भी बच्चे पर वो डाला गया है, वो कोई अपने भावों को अभिव्यक्त करेगा, यानी कुछ ना कुछ बोलेगा, कुछ किसी थीम पर बोलेगा, ठीक है। ये होता है सर्किल टाइम। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे कहा गया कि अस्याम क्रियाया सा प्रत्येकम छात्रः कस्मिन् अपि विशिष्ट विषये वक्तुम अवसरम प्रददाति। यानी कि कहा जा रहा है इस क्रिया में प्रत्येक छात्र को कुछ विशिष्ट विषय, यानी किसी पर्टिकुलर टॉपिक, किसी पर्टिकुलर थीम पर बोलने का वक्तुम, यानी कि बोलने का अवसर देती है, शिक्षिका देती है, ठीक है। आगे देखिए, ऐसा प्रक्रिया निम्नलिखितेषु कस्मै प्रयोजनाय महत्वपूर्णम अस्ति। यानी कि यह प्रक्रिया बच्चों में किस प्रकार के कौशल को विकसित करने में या फिर किस प्रयोजन के लिए महत्वपूर्ण है, हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, प्रारंभिक वर्षों की बात की गई थी प्रश्न में स्टार्टिंग में ही, और किसके लिए? भाषा शिक्षण के लिए। तो भाषा शिक्षण के लिए प्रारंभिक वर्षों में ये इमरजेंट लिटरेसी का काम करेगा। यानी कि जब बच्चे अपने आप को अभिव्यक्त कर रहे होंगे तो जो दूसरे बच्चे हैं वो नए नए शब्दावलियों को समझेंगे और सीखेंगे। यानी कि आकस्मिक साक्षरता इसका सही जवाब हो जाएगा। इमरजेंट लिटरेसी जो बच्चों की शुरुआती भाषा जिससे विकसित होगी उसमें ये मदद करेगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अर्थ मापन प्रक्रिया, जिसे अंग्रेजी में सिमेंटिक मैपिंग स्ट्रेटेजी कहते हैं, कस्मै प्रयोजनाय सशक्ता अस्ति। यानी कि किसके प्रयोजन को सशक्त करता है, ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। सबसे पहले जानते हैं सिमेंटिक मैपिंग होता क्या है। तो इसमें बेसिकली एक टर्म मान लीजिए दे दिया जाए, कार। अगर मैं आपसे बोल रहा हूं तो कार के बारे में, कार से जुड़ा हुआ कौन कौन सा शब्द हो सकता है उसके बारे में जाना। जैसे कि कार में कुछ, अब कक्षा में कार बोला गया तो कार्स में बच्चे बताएंगे कि कार में टायर भी होता है, ठीक है। उसके बाद से कार में स्टीयरिंग भी होता है, उसके बाद से कार में विंडो भी होता है, उसके बाद से कार में ग्लासेस भी होते हैं, उसके बाद से कार में आपका ड्राइवर भी होता है। ड्राइवर कार को कहाँ पर ड्राइव करता है, तो रोड पर ड्राइव करता है, तो रोड भी आ जाएगा। यानी कि एक टर्म हमने लिया कार, इससे जुड़े अनेक टर्म, अनेक शब्द हमें मिल गए। यानी कि एक शब्द से जुड़े हुए अन्य नए नए शब्दों के बारे में जानने को ही सिमेंटिक मैपिंग कहा जाता है। यानी कि एक कॉन्सेप्ट, एक शब्द से किसी दूसरे कॉन्सेप्ट, किसी दूसरे शब्द को जोड़ना। अब देखिए, रोड की बात आई तो रोड पर अन्य गाड़ियां भी चलेंगी, यानी कि इस पर ट्रैक्टर, टू व्हीलर, ये सभी नए नए टर्म्स इससे जुड़ते जाएंगे। इसी प्रकार से देखिए, अगर हम लोग बात करें विंडो की, तो विंडो आपका घर में भी होगा, विंडो आपका ऑफिस में भी होगा। इसके बाद से अगर हम लोग बात करें ग्लास की, तो ग्लास देखिए कई प्रकार से होते हैं, वन वे ग्लास, फिर टू वे ग्लास। मतलब कि एक टर्म हम कार लेकर के चले थे और उससे नए नए शब्द जुड़ते जा रहे हैं, इसी को सिमेंटिक मैपिंग कहा जाता है। यानी कि ये कहा जा रहा है कि ये किसके प्रयोजन में, किसके प्रयोजन को सशक्त करती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं नए नए शब्दों को जानने के संदर्भ में, यानी कि शब्द संग्रह को ये सशक्त करेगी। ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया, छात्रेषु शब्द संग्रहम वर्धितयुतम। यानी कि बच्चों में नए नए शब्दों को जानने में ये मदद करेगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल पॉजिटिव होगा और यही इसका सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है, बालकः प्रयोगाश्रित परीक्षा विधिनाः, यानी ट्रायल एंड एरर मेथड शिक्षति इत्येन डैश भाषा शिक्षण से सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्यात स्पष्टम अस्ति। यानी कि हमसे ये बोला जा रहा है कि बच्चे भाषा को ट्रायल एंड एरर मेथड के तहत सीखते हैं, ठीक है। और ये
किससे संबंधित है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ये व्यवहारवादियों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2 बिहेवियरिस्टिक्स यानी व्यवहार आश्रित, इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। यानी कि बच्चे ने कुछ बोला, कुछ गलती हो गई यानी एरर हो गया, अब फिर से नया प्रयास करेगा यानी ट्रायल करेगा, और इसी बार बार गलती दोहराने के माध्यम से वो चीज़ों को सीखता है, भाषा को सीखता है। ये बिहेवियरिस्टिक्स से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है लेखन प्रक्रियायाः अवस्थानानाम समुचितम क्रमम चिनुत, यानी कि लेखन प्रक्रिया के संदर्भ में निम्न में से कौन सा क्रम सही है वो हमसे पूछा गया। देखिए, लेखन की प्रक्रिया के जो सारे स्टेप्स होते हैं वो हमको दिए गए हैं और इसको अरेंज करना है। तो सबसे पहले किस टॉपिक पर लिखना है? सबसे पहले हमारे मन के अंदर विचारों की उत्तेजना जन्म लेती है, जिसे हम लोग ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं, यानी विचारोत्तेजनम। यानी कि सबसे पहले किस टॉपिक पर लिखना है, वो उस टॉपिक को तो हम लोग चुनेंगे ना, यानी उसे ही, टॉपिक को चुनना ही विचार उत्तेजना है। तो ये पहले नंबर पर आएगा। दूसरा देखिए, उसके बाद से क्या होता है, हम लोग मोटा मोटी आउटलाइन तैयार करते हैं। आउटलाइन में क्या होता है कि एक जनरल आइडिया कि हमें इस टॉपिक पर लिखना है और क्या क्या हम लिख सकते हैं, ये जनरल आइडिया ही आउटलाइन कहलाता है। तो दूसरे नंबर पे आउटलाइन हो जाता है। तीसरे नंबर पर आता है प्रारूप लेखनम, जिसे अंग्रेजी में ड्राफ्टिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है कि कंटेंट में क्या हेडिंग होगा, क्या सब हेडिंग होगा, कंटेंट के अंदर क्या क्या टॉपिक्स पे हम लोग बात करेंगे, ये सब कुछ ड्राफ्टिंग में तय किया जाता है। उसके बाद से चौथे नंबर पर आता है पुनरावलोकन यानी रिवाइजिंग, यानी कि सब कुछ हमने तय कर लिया, कंटेंट भी हमने डिसाइड कर लिया, अब उसके बाद से फिर से हम रिवाइज करते हैं कि सब कुछ जो हमने क्रम निर्धारित किया है या फिर जो कुछ भी ड्राफ्ट तैयार किया है वो सही है अथवा नहीं। तो ये होता है रिवाइजिंग, ये चौथे नंबर पर आता है। इसके बाद से अगर पुनरावलोकन में यानी कि रिवाइज करते दौरान अगर हमको कुछ गलती मिल गई तो उस गलती को, त्रुटि को संशोधन करने की आवश्यकता पड़ेगी, जिसे अंग्रेजी में प्रूफ रीडिंग कहा जाता है। तो ये 5वें नंबर पर होगा। और अंत में होता है समापन यानी कि फाइनलाइजिंग, यानी कि फाइनल, आप ड्राफ्टिंग, आउटलाइनिंग सब कुछ फाइनल कर चुके हैं, अब आपको केवल लिखना है, ठीक है। तो ये अंत में फाइनलाइजिंग होता है। यानी कि क्रम क्या बना, क्रम देखिए बना, पहले सी आया, ठीक है, तो यहाँ पर पहले सी हो जाएगा। उसके बाद से दूसरे नंबर पर देखिए क्या आया, दूसरे नंबर पर ई आया है, तो दूसरे नंबर पर ई हो जाएगा। तीसरे नंबर पर देखिए क्या आया है, ए आया है तो ए हो जाएगा। चौथे नंबर पर देखिए डी आया है तो डी हो जाएगा। 5वें नंबर पर देखिए बी आया है तो बी 5वें नंबर पर हो जाएगा। और अंतिम में 6वें नंबर पर एफ आया है, यानी कि विकल्प नंबर 1 इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कठोराभ्यासः निम्नलिखितेषु कस्य मुख्य पद्धति अस्ति। कठोराभ्यास को अंग्रेजी में ड्रिलिंग कहा जाता है, यानी कि बार बार मशीन की तरह अभ्यास करने की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये पूछा जा रहा है कि ये निम्न में से किसकी मुख्य पद्धति है। तो ये व्याकरण अनुवाद विधि की मुख्य पद्धति है, जिसे अंग्रेजी में ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड कहा जाता है। यानी कि हम लोग मातृभाषा में ट्रांसलेट करके बार बार एक ही नियम को अभ्यास, कठोर अभ्यास यानी कि ड्रिल के माध्यम से सीखते हैं। यानी कि अंग्रेजी जो टारगेट भाषा है या फिर संस्कृत जो टारगेट भाषा है, उसकी मदर टंग में हम लोग ट्रांसलेट करके बार बार अनुवाद करके व्याकरण को सीखते हैं, और इसे ही, ये जो पद्धति है ये ड्रिलिंग पर बेस्ड होती है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल पॉजिटिव और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था पठने लेखने च बालके कृता त्रुटियः कथयुतम शक्यन्ते, यानी कि बच्चों के द्वारा जो पढ़ने और लिखने में गलतियां की जाती हैं उसे क्या कहा जाएगा। तो बच्चे गलतियों के भी माध्यम से सीखते हैं। जैसे कि एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, जैसे मान लीजिए आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे और आपने अच्छे से तैयारी किया, बावजूद इसके आप असफल हो गए, तो अगली बार जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे तो आपको ज्ञात हो जाएगा कि जो पहली बार आपने गलतियां की थी वो गलतियों को आप ना दोहराएं। यानी कि देखिए, आपने प्रयास जरूर किया, भले आप असफल हो गए लेकिन प्रयास तो किया था ना। तो प्रयास के माध्यम से जो आपके व्यवहार में परिवर्तन हुआ कि भविष्य में अब कभी भी इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये गलतियां नहीं मैं दोहराऊंगा, तो प्रयास के माध्यम से जो आपके व्यवहार में परिवर्तन हुआ उसे ही तो अधिगम बोलते हैं। यानी त्रुटियों के माध्यम से भी सीखा जाता है। ये कई मनोवैज्ञानिकों ने प्रूफ करके दिखाया है, और मैं भी जो एग्जांपल दे रहा हूं वो त्रुटियों के माध्यम से सीखना ही है। भले ही आप असफल हो गए, भले ही आपकी गलती थी, लेकिन आपने सीख लिया कि अब भविष्य में ये गलती मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा और अगले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैं इस प्रकार की गलती नहीं करूंगा। तो ये क्या है, ये एक तरीके से लैडर का काम करता है, सीढ़ी का काम करता है बच्चों को सीखने में। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल पॉजिटिव है। भाषा शिक्षण से सोपानम, यानी कि पढ़ने और लिखने में की गई गलतियां भाषा के शिक्षण में एक सीढ़ी का काम करता है। लैडर टू लैंग्वेज लर्निंग, यानी भाषा को सीखने में एक सीढ़ी का काम करेगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल पॉजिटिव है और यही इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है भाषा शिक्षण से निर्माणात्मक पक्षे, यानी जिसे कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच कहा जाता है, सम्मिलितम अस्ति, यानी कि कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच निम्न में से क्या सम्मिलित करता है। यानी कि संरचनावाद की बात की जा रही है, ठीक है। चलिए
इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। पहला दिया गया है सशक्त साधन रूपे कठोराभ्यासः। कठोराभ्यास को ड्रिलिंग कहा जाता है, यानी कि मशीन की तरह व्यवहार करने की बात की जा रही है, रटने की बात की जा रही है, एक ही चीज़ को बार बार दोहराने की बात की जा रही है। जैसे कि मान लीजिए कुएं से जब आप पानी निकालते हैं तो रस्सी से बार बार खींचते खींचते वहाँ पर जो पत्थर होता है उस पर भी दाग लग जाता है, उसमें भी गड्ढे बन जाते हैं। इसी को कठोराभ्यास कहा जाता है, यानी कि एक ही चीज़ को बार बार दोहराना ड्रिल के माध्यम से। तो बच्चे का जो दिमाग है वो पत्थर नहीं है जिसे घिसना नहीं है, बल्कि अपने ज्ञान की रचना करना है। तो कठोराभ्यास ड्रिलिंग यहाँ पर बिल्कुल निगेटिव है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के संबंध में, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा दिया गया स्वभाव निर्माण। स्वभाव कैसे बनता है? जैसे देखिए, आप सुबह उठ के रोज ब्रश करते हैं, उसके बाद शौच जाते हैं, उसके बाद से अन्य क्रियाएं करते हैं, नाश्ता या फिर जो भी चीज़ें होती हैं। तो ये आपके स्वभाव में कैसे आया? ये लगातार आप बचपन से ही यही प्रक्रिया दोहराते आ रहे हैं, यानी कि धीरे धीरे जब आप एक ही चीज़ को बार बार करते हैं तो वो आपके स्वभाव में आ जाता है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिविस्ट जो होते हैं, जो संरचनावाद होता है, वो एक ही चीज़ को बार बार दोहराने की बात नहीं करता है, बल्कि अपने अन्वेषण के माध्यम से, अपने खोज के माध्यम से अपने ज्ञान की रचना करने की बात करता है। तो एक ही चीज़ को बार बार दोहराने से स्वभाव बनता है, और ये चूंकि कंस्ट्रक्टिविस्ट का लक्षण नहीं है, इस वजह से ये हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, व्याकरण निर्माणायाम अभ्यासम, यानी कि प्रैक्टिसिंग ग्रामर रूल्स की बात की जा रही है। तो बार बार प्रैक्टिस करना, बार बार एक ही चीज़ का प्रैक्टिस करना, ये संरचनावाद नहीं है। संरचनावाद का मतलब ये होता है कि खोज करना, अन्वेषण करना प्रयोग के माध्यम से। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बच्चा ऑप्शन नंबर 3 देखिए, इसमें अन्वेषण की बात की गई है, यानी इंक्वायरी बेस्ड शिक्षणम, यानी कि बच्चा सक्रिय होकर के लगातार प्रश्न पूछेगा अपने ज्ञान की रचना करने के लिए। और लेव वाइगोस्की, जो कि संरचनावाद के सबसे बड़े समर्थक थे, उन्होंने ही कहा था कि बच्चे इंटरेक्शन के माध्यम से अपने ज्ञान की रचना करते हैं। अब इंटरेक्शन करेंगे तो जाहिर सी बात है बच्चे क्वेरी करेंगे, इंक्वायरी करेंगे, प्रश्न पूछेंगे, और इसी के माध्यम से उन्होंने बताया था कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, और यही कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है। ऑप्शन नंबर 3 पॉजिटिव है, और यही इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था आधार निर्माण अवस्थायाम। आधार निर्माण अवस्था को इंग्लिश में फाउंडेशनल स्टेज कहा जाता है। तो इस अवस्था में नवीन शिक्षा नीति 2020, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इतस्य ध्यानम केंद्रितम अस्ति, यानी कि किस पर फोकस करता है एनईपी 2020, ये पूछा जा रहा है फाउंडेशनल स्टेज में। तो फाउंडेशनल स्टेज में लिटरेसी और न्यूमेरेसी पर बात की गई है एनईपी 2020 में, यानी कि बच्चों में जो इमरजेंट लिटरेसी है उसकी बात की गई है, और संख्या ज्ञान की बात की गई है, यानी कि न्यूमेरेसी की बात की गई है, यानी अंकों का बेसिक ज्ञान बच्चों को हो और बच्चे पढ़ना लिखना बेसिक सीख पाए। ठीक है, तो ये होता है आधार निर्माण, यानी कि फाउंडेशनल स्टेज में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार। विकल्प नंबर 2 बिल्कुल पॉजिटिव है, और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित तेसु कतमः मौखिक संप्रेषणम, जिसे अंग्रेजी में ओरल कम्युनिकेशन कहा जाता है, ना पोष्यति, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि ओरल कम्युनिकेशन को प्रमोट नहीं करता है? हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया है, यानी जिसमें ओरल कम्युनिकेशन मौखिक अभिव्यक्ति नहीं होगी, वही हमारा उत्तर होगा। चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि छात्राणाम परस्परम वार्तालापः। अब जब छात्र एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो उसमें तो ओरल कम्युनिकेशन होगा, चूंकि होगा, और हमसे प्रश्न में पूछा गया कि किसमें नहीं होगा, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा दिया गया दूरभाषे स्वानुभवाम आदान प्रदानम, यानी कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करने की बात की जा रही है टेलीफोन पर, यानी दूरभाषा पर। तो जब जो बोलने वाला है, यानी कि जो वक्ता है, और जो रिसीवर है, यानी कि जो प्राप्त करता है, अपने इन्फॉर्मेशन को आदान प्रदान यानी कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो ये ओरल कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है। और प्रश्न में पूछा गया था कि कौन सा ओरल कम्युनिकेशन नहीं है, तो ये भी जुड़ा हुआ है, तो हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए छात्र से साक्षात्कारः, यानी कि बच्चों की इंटरव्यू लेने की बात की जा रही है। तो जब बच्चों से इंटरव्यू में प्रश्न पूछे जाएंगे तो जाहिर सी बात है बच्चे इंटरेक्ट करेंगे, कुछ ना कुछ जवाब देंगे, तो इसमें भी ओरल कम्युनिकेशन है, इस वजह से ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बच्चा ऑप्शन नंबर 3 देखिए समाचार विज्ञप्ति ही, यानी कि न्यूज बुलेटिन की बात की जा रही है। जो समाचार पेपर आता है जो आपके घर में, उस पेपर में कोई भी ओरल कम्युनिकेशन नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ उसको पढ़ते हैं, ना कि इंटरेक्ट करते हैं, सिर्फ पढ़ते हैं आप उसको। ठीक है, तो उसमें पठन होगा, ओरल कम्युनिकेशन नहीं होगा। और यही प्रश्न में हमसे पूछा गया था कि किसमें ओरल कम्युनिकेशन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछा गया है निष्क्रिय शब्दावली का अस्ति, यानी कि निष्क्रिय शब्दावली को अंग्रेजी में पैसिव वोकैबुलरी बोला जाता है। पैसिव वोकैबुलरी निम्न में से कौन सा है, क्या होता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। देखिए भाषा के 4 कौशल बताए गए हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो जब आप
बोल रहे हैं या फिर लिख रहे हैं तो आप शब्दावलियों का प्रयोग करेंगे, शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो जब आप बोलते हैं या फिर लिखते हैं तो शब्द को आप प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो एक्टिव शब्दावली हो जाएगी, एक्टिव वोकैबुलरी हो जाएगी, यानी कि सक्रिय शब्दावली। और जब आप किसी भी शब्दों को सुन रहे हैं या फिर पढ़ रहे हैं तो उस दौरान आप जो शब्द हैं उसको प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं बल्कि रिसीव कर रहे हैं। सुनने में आप रिसीव ही तो कर रहे हैं या फिर पढ़ने में आप रिसीव ही तो कर रहे हैं। तो उसे हम लोग एक तरीके से उसे रिसीव करने को निष्क्रिय शब्दावली या फिर इसे अंग्रेजी में पैसिव वोकैबुलरी कहा जाता है। एक और मैं आपको बताता हूं, देखिए बार बार आपसे प्रश्न पूछा जाता है प्रोडक्टिव स्किल और रिसिप्टिव स्किल। तो प्रोड्यूस कैसे करेंगे आप, किसी भी शब्द को प्रोड्यूस कैसे करेंगे, या तो बोल करके या तो लिख करके। तो प्रोडक्टिव स्किल आपका बोलना और लिखना हो जाएगा। और रिसिप्टिव स्किल की जब बात आएगी तो सुनना और पढ़ना रिसिप्टिव स्किल में आएगा। अब हमसे पूछा गया कि निष्क्रिय शब्दावली क्या है, तो निष्क्रिय शब्दावली वो होगा जब हम लिखे हुए लेख को पढ़ें या फिर कोई बोल रहा है तो उसको सुने, यही हमारा निष्क्रिय शब्दावली हो जाएगा। ठीक है, दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है ते शब्दाः वयम येषां प्रयोगः तदैव कुर्मः यदा वयम तान शृणुम अथवा पठाम। पठाम यानी कि पढ़ने की बात की जा रही है और शृणुम यानी कि सुनने की बात की जा रही है, लिसनिंग की बात की जा रही है। यानी कि वर्ड्स विच वी यूज व्हेन वी लिसन टू देम एंड रीड देम, यानी कि जब हम शब्दों को सुनते हैं या फिर पढ़ते हैं तो वो निष्क्रिय शब्दावली होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल पॉजिटिव है और यही इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। दोस्तों, संस्कृत पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये श्रृंखला आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप संस्कृत के अलावा अन्य सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में देखना चाहते हैं और साथ ही सीटेट प्रीवियस ईयर अपर प्राइमरी और प्राइमरी दोनों पेपर के कंप्लीट सोल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।